नमस्कार साथियों, जीएस स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत का भूगोल हम लोग पढ़ चुके हैं, विश्व का भूगोल बाकी है। उसी के सिलसिले में हम लोग लगे हुए हैं और लगातार आपको नोट्स दिया जा रहा है। तो आज का हमारा विश्व के भूगोल से टॉपिक है ऊष्मा बजट। अभी हमने सूर्य ताप पढ़ लिया था। अब तक हमने विश्व भूगोल से टोटल 6 क्लास लग चुकी हैं। आज हमारा ये 7वां क्लास है विश्व के भूगोल से। तो आज हम लोग जानेंगे ऊष्मा बजट क्या होता है और वायुमंडलीय दाब क्या होता है। ऐसे ही नीचे बहुत सारे टॉपिक हैं। आज हम बहुत देखते हैं, आज नया कुछ सीखेंगे और नया नोट्स बनाएंगे। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर उसमें जीएस पूछा जाएगा तो आप बेझिझक इस क्लास को ले सकते हैं और बेहतरीन नोट्स पा सकते हैं, वो भी फ्री में। इस चैनल पर आपको फ्री में जीएस का नोट्स दिया जाएगा। अब तक हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास, भारत का भूगोल आपको फ्री में अवेलेबल करा दिया है। इसका नोट्स अवेलेबल करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके विजिट कर सकते हैं इस चैनल पर, ठीक है। और एक शानदार नोट्स बनाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जीएस स्टडी को, ठीक है। अब आइए जानते हैं ऊष्मा बजट क्या होता है। सूर्य से 100 यूनिट सौर विकिरण पृथ्वी पर उत्सर्जित होती है, जिनमें से 35 यूनिट विकिरण बादलों से, 27 यूनिट धूलकणों से, 6 यूनिट एवं हिमनदों से 2 यूनिट द्वारा परावर्तित कर दी जाती हैं एवं 14 यूनिट वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। इस प्रकार सूर्य से आने वाली सूर्य विकिरणों की 51 यूनिट की ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। इसका अगर हम निकालना चाहें कि ऊष्मा बजट कैसे निकालेंगे, तो पहले 100 - 35 + 14 = 51 यूनिट। 100 में से माइनस करेंगे, ये हमेशा जो यूनिट रहेगा उसमें से माइनस करेंगे, उसके बाद एक बार प्लस करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। सूर्य से आने वाली सूर्य विकिरण की 51 यूनिट ही पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाती है। सूर्य से जो ऊष्मा आती है, जो सूर्य से प्रकाश आता है, जो विकिरणें आती हैं, हम सूर्य का मात्र 51 यूनिट ही पृथ्वी की सतह पर आ पाता है, ठीक है। अब आइए जानते हैं पृथ्वी पर पड़ने वाली 51 यूनिट पार्थिव विकिरणों के रूप में पृथ्वी द्वारा परावर्तित की जाती है, जिनमें से 17 यूनिट सीधा अंतरिक्ष में चली जाती है एवं 34 यूनिट वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। नेक्स्ट है वायुमंडल द्वारा 14 यूनिट और सौर विकिरण एवं 34 यूनिट पार्थिव विकिरण का अवशेष, अर्थात कुल 48 यूनिट का अवशेषण किया जाता है। ये 48 यूनिट ही वायुमंडल को गर्म करते हैं। सौर विकिरण क्या है, ये चित्रों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। पार्थिव विकिरण से ही 17 यूनिट सीधा अंतरिक्ष से आता है और 34 यूनिट वायुमंडल द्वारा अवशोषित होता है। 51 यूनिट ही पार्थिव विकिरण उत्सर्जित होता है इसका। अब आइए जानते हैं, ऊष्मा बजट आप समझ गए। अब आइए जानते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायु दाब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। वायुमंडलीय दबाव का अर्थ है किसी दिए गए स्थान या समय पर वहाँ की हवा के स्तंभ का भार, उसे हम क्या कहेंगे, वायु दाब। अब वायु दाब मापने के कुछ यंत्र हैं, जो वायु दाब हम बैरोमीटर से नापते हैं, या ये तो आप सभी जानते ही हैं। आइए उसके बारे में कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। बैरोमीटर में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के रूप में मापा जाता है और दाब की इकाई मिलीबार है। बैरोमीटर में वायु दाब की तेजी से गिरावट तूफान का संकेत देता है। बैरोमीटर के पाठन का पहले गिरना फिर धीरे धीरे बढ़ना वर्षा का संकेत देता है। बैरोमीटर के पाठन का लगातार बढ़ना प्रति चक्रवात और साफ मौसम का संकेत देता है। जो हमारे आने वाली मौसम कैसा होगा, बारिश होगी, धूप होगी, ये सब जानकारी हमारी बैरोमीटर से प्राप्त होती है। इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे अच्छे से तो समझ पाएंगे। समदाब रेखाएं, समदाब रेखाएं क्या होती हैं, जिसे हम इंग्लिश में आइसोबार बोलते हैं। अब आइए इन्हें जानते हैं, ये क्या होती हैं। ये वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलती हैं और वायु दाब या वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान का सूचक माना जाता है। वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। पहला कारक है ऊर्ध्वाधर वायुमंडलीय दाब। दूसरा कारक है रुद्रदोषम प्रक्रम या रुद्रदोषम संकुचन।
पहले हम वायु दाब का वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, ऊर्ध्वाधर वायुमंडलीय दाब, पहले इसे हम लोग समझते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे जो मैंने घेरा दिया है और यहाँ पर इम्पोर्टेंट भी लिखा है, तो आप इसे हेडिंग डाल के, हेडिंग तो आपने डाला ही होगा, इसे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा और इसे हाईलाइट जरूर कीजिएगा, ये जरूर इम्पोर्टेंट चीज़ है। दाब प्रोपोर्शनल घनत्व प्रोपोर्शनल टू 1 आयतन, यह इसका ऊर्ध्वाधर वायुमंडलीय दाब का यह सूत्र है। घनत्व के कम होने के कारण ऊंचाई के साथ वायु दाब में कमी आती है, इसलिए पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में कमी आती है। अब चित्रों के माध्यम से देखिए, पहले आता है इधर से नीचे से वायु दाब आएगा, फिर इसके ऊंचाई पर फिर संकुचन होगा, तब इसका प्रसार होगा, तब वायु के फैलाव से घनत्व में कमी आएगी, जिसे हम लोग दाब में कमी बोलते हैं। और वायु संकुचन से घनत्व में वृद्धि यानी दाब में वृद्धि। वायु प्रसार एवं वायु दाब क्या है? जब वायु नीचे से ऊपर उठती है तो घनत्व में कमी आती है, इसलिए वायु दाब में कमी आती है। समझ गए? वायु संकुचन एवं वायु दाब, जब वायु दाब ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो घनत्व में वृद्धि होता है, जिससे वायु दाब में भी वृद्धि होती है। वायु दाब के कुछ प्रक्रम हैं, जो वायु दाब के क्या प्रक्रम है, आइए इन्हें जानते हैं। पहला प्रक्रम है तापीय प्रक्रम, दूसरा है रुद्रोष्म प्रक्रम। ठीक है, ऊष्मा का प्रवाह होता है, ऊष्मा नियत रहती है। तापीय प्रक्रम क्या है और ऊष्मीय प्रसार क्या है? वायु दाब के प्रक्रम क्या है? वायु दाब के 2 प्रक्रम है, आपने अभी बताया हमने। तापीय प्रक्रम यानी ऊष्मा का प्रवाह होता है और रुद्रोष्म प्रक्रम में ऊष्मा नियत रहती है। ऊष्मीय प्रसार क्या है? जो वायु के फैलाव में या घनत्व में कमी या दाब में कमी, आयतन में वृद्धि, इसे ही हम लोग ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। विस्तार पूर्वक जानेंगे। जब सौर विकिरण पृथ्वी की सतह पर पड़ती है तो सतह गर्म हो जाती है तथा सतह से संपर्क वाली वायु गर्म होकर प्रसारित होती है, जिससे उसके आयतन में वृद्धि, घनत्व में कमी तथा वायु दाब में कमी आती है। ऊष्मीय संकुचन क्या है? जब ठंडे क्षेत्रों की वायु पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक ठंडी होती है तो उसके संपर्क में जो वायु आती है तो ऊष्मा का संचरण वायु की सतह की ओर होने लग जाता है, जिसमें घनत्व में वृद्धि, आयतन में कमी एवं वायु दाब में वृद्धि होती है। ठीक है, इसका फार्मूला है प्री प्रोपोर्शनल डी प्रोपोर्शनल 1/v इक्वल टू दाब प्रोपोर्शनल घनत्व प्रोपोर्शनल 1/आयतन। अभी मैंने आपको ये ऊपर फार्मूला बताया था, आप इसे याद कर लेंगे। इसी फार्मूले पर आप रखेंगे तो कोई भी आप इस पर सवाल को हल कर सकते हैं, इस पर अगर पूछा जाए तो। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है? रुद्धोष्म संकुचन यानी जो ऊष्मा एवं वायु दोनों में संकुचन के कारण घनत्व में वृद्धि होती है, जिससे वायु दाब में वृद्धि होती है। रुद्धोष्म के प्रकार हैं, जो ऊष्मा एवं गैस का फैलाव होता है ऊपरी सतह से, जब पौने जाती हैं या तो पौनों के टकराने से वायु ऊपर उठती है, तब यह प्रक्रिया दाब निर्धारण करती है। समझ गए? गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ही निम्न दाब का निर्माण होता है। ये वायु दाब की पेटियां हैं, जो पहले से 66 सहित 1/2 नॉर्थ साउथ में निम्न वायु दाब पर आती है। 35 डिग्री नॉर्थ पर उच्च वायु दाब रहता है और 10 डिग्री से नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ तक निम्न वायु दाब तक रहता है। वायु दाब पेटी आप लोग समझ गए, चित्रों के माध्यम से आप समझ जाइएगा। हर एक चीज़ लिख दिया गया है, बस आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। अब आइए जान लेते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब के क्षेत्र कौन से हैं, जो कि तापीय प्रक्रम के कारण होते हैं। और इसका विस्तार विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 10 डिग्री नॉर्थ एवं 10 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच है। इसका निर्माण होता है वायु के ऊष्मीय प्रसार के कारण, और इसका कारण है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उच्च सौर विकिरण एवं उच्च सतही तापमान सतह गर्म एवं हल्की वायु संवहनीय धारा का निर्माण करती है। इस कारण इस क्षेत्र में वायुमंडलीय स्थिति शांत या पवन रहित हो रहती है। पवन रहित एवं वायुमंडलीय स्थिति शांति रहने के कारण यह क्षेत्र डोलड्रम कहलाता है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी गतिज प्रक्रम के यह कारण है। इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 23 सहित 1/2 नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ एवं 23 डिग्री 1/2 साउथ से 35 डिग्री साउथ के बीच होता है।
निर्माण इसका होता है विषुवत रेखीय निम्न निर्माण, यानी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण कैसे होता है ये हम लोग जान रहे हैं। इसका निर्माण होता है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब से ऊपर उठने वाली वायु जब क्षोभ सीमा पर पहुंचती है तो कोरियालिस बल यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न का प्रभाव ही ध्रुवों की ओर विक्षेपित हो जाता है और यह वायु ठंडी होती है और भारी होती है। इस कारण यह नीचे उतरने लगती है तथा रुद्धोष्म संकुचन द्वारा उच्च वायुदाब का निर्माण करती है। यह अक्षांश अस्वक्षांश कहलाते हैं। उपध्रुवी जो कि निम्न वायुदाबी पेटी है जो कि गतिज प्रक्रम के कारण है और इसका विस्तार दोनों गोलार्ध में 45 डिग्री नॉर्थ से 66 सहित 1/2 नॉर्थ से 45 डिग्री साउथ से 66 डिग्री 1/2 साउथ के बीच होता है। इसका निर्माण होता है पछुआ पवनों एवं ध्रुवीय पवनों के उस क्षेत्र में टकराने के कारण होता है। पवनों के टकराने से वायु ऊपर उठती है और रुद्धोष्म प्रसार द्वारा हल्की एवं गर्म होकर निम्न वायुदाब का निर्माण करती है। ध्रुव उच्चीय पेटीय दाब यह दोनों ध्रुवों पर पाई जाती है। इसका निर्माण ऊष्मीय संकुचन के कारण होता है। ध्रुवों पर तापमान का कम होना या निम्न वायुदाब का निर्माण कर लेता है, यही इसका कारण है। तापीय प्रक्रम के ये कारण है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।